हिंदुस्तान के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के दौर का एक इंतहाई आलीशान महल खड़ा है। फन तामीर की इस आलीशान मिसाल को पूरी दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाला फन तामीर का ये नमूना 42 यानी कि 42 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। मुगलों के दौर में तामीर होने वाला ये महल अपने आप में एक पूरी दास्तान है। इस महल की तामीर में कई खुशी के पहलू हैं तो कई दुख और गम के। हमारी आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको आज से तकरीबन 400 साल पहले बनने वाले इस इंतहाई आलीशान आर्किटेक्चर के बारे में इंतहाई हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगलों के दौर में तामीर होने वाला ये आलीशान महल दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल का शुमार 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में किया जाता है और इस लिस्ट में इस महल का नंबर 7वां है, यानी कि 7। तारीख हमें बताती है कि इस महल की तामीर में तकरीबन 22,000 मजदूरों ने अपना दिन रात एक कर दिया। इन तमाम मजदूरों की ये मेहनत और दिन और रात के अय्याम 1 या 2 साल पर मुहित नहीं है। ताजमहल को मुकम्मल तौर पर तैयार होने में 22 साल लगे, 22 ईयर। सफेद संगमरमर से बने हुए इस आलीशान महल या मकबरे की आज के दिन जो टोटल मालियत लगाई जाती है वो है $1 बिलियन। इस महल को बनाने वाले मुगल दौर के आर्किटेक्चर्स ने इस महल की तामीर के दौरान फन्ने तामीर की ऐसी बेहतरीन मिसालें छोड़ी हैं कि जो आज के दिन तक मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डे के आर्किटेक्चर्स के लिए एक मिसाल है। फन्ने तामीर के इस शाहकार को लेकर मॉडर्न डे के आर्किटेक्चर्स आज भी हैरान परेशान हो जाते हैं। ये लोग सवाल करते हैं कि उस दौर में कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो मुगल आर्किटेक्चर्स के पास ऐसे कौन से टूल थे कि उन्होंने इस महल को तामीर कर लिया। उसकी मिसाल कुछ ऐसे समझ लें कि इस महल को जब आप इसके मेन गेट से देखते हैं तो ये आपको काफी बड़े साइज का नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप इस मेन दरवाजे से एंटर होना शुरू करते हैं तो ये महल आपकी आंखों के सामने एकदम से छोटे साइज का होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ताजमहल के गिर्द 4 बड़े मीनार तामीर किए गए। इन चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा तामीर नहीं किया गया। अगर आप गौर से देखें तो चारों के चारों मीनार बाहर की तरफ हल्का सा झुकाव रखते हैं। ये इसलिए किया गया कि जब आप किसी भी मीनार को सीधा खड़ा करते हैं तो दूर से देखने के ऊपर ये मीनार अंदर की तरफ झुका हुआ नजर आता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है फैसल मस्जिद के गिर्द तामीर किए गए ये 4 मीनार। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा है कि चारों के चारों मीनार अंदर की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। ताजमहल के साथ ये मामला नहीं किया गया। इसके बाद जो दूसरा मेन रीजन ताजमहल के मीनारों को बाहर की तरफ हल्का सा झुकाव देने का था वो कुछ ऐसे है कि बिलफर्ज अगर ताजमहल किसी इंतहाई शदीद किस्म के जल्जले की जद में आ जाता है तो इसके गिर्द मौजूद चारों मीनार बाहर की तरफ गिरे, ना कि अंदर की तरफ, जिससे ताजमहल को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा या खतरा पैदा हो जाए। यहाँ पर दोस्तों ये बात जहन में रखिएगा कि जब ताजमहल बनाया जा रहा था उस वक्त इंसान कंक्रीट और स्टील फन्ने तामीर में इस्तेमाल नहीं किया करते थे। अब बगैर किसी कंक्रीट बगैर किसी स्टील के इस आलीशान महल को कैसे तामीर किया गया और इस महल के टॉप के ऊपर इस महल या मकबरे का ये आलीशान गुंबद या डोम कैसे लगाया गया या फिर कैसे तामीर किया गया। दोस्तों ताजमहल की कहानी या दास्तान शुरू होती है सन 1607 में 1607। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस खित्ते जिसे मजमूई तौर पर बर्रे सगीर कहा जाता है उन जमानों में इस सरजमीन के ऊपर मुगल बादशाहों की हुकूमत थी। ये वो वक्त था जब मुगल एम्पायर इस सरजमीन इस खित्ते के ऊपर पूरी आबोताब से चमक रही थी। ये खास दिन था मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम की 15वीं सालगिरह का। शहंशाह को अपना सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम बेहद अजीज था। अपने हर दिल अजीज शहजादे की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए शहंशाह वक्त ने आगरा फोर्ट में एक इंतहाई आलीशान तकरीब मुनक्किद की। अब चूंकि शहाबुद्दीन अपने वालिद को बेहद अजीज था तो शहाबुद्दीन की हर सालगिरह के मौके के ऊपर इसका वालिद इसे हीरे जवाहरात सोने चांदी में तोल दिया करता था। मतलब ये कि शहजादे की सालगिरह
सालगिरह के मौके के ऊपर एक खास किस्म का तराजू या मीजान तैयार किया जाता था। इस तराजू के एक पलड़े में शहाबुद्दीन को बिठाया जाता था, जबकि दूसरे पलड़े में हीरे जवाहरात, सोना, चांदी तोल दिया जाता था। अब जैसे ही इस खजाने का वजन शहजादे के वजन के साथ बराबर हो जाता था तो ये सारे का सारा खजाना शहजादा शहाबुद्दीन के हवाले कर दिया जाता था ताकि वो इसे अपनी मिल्कियत में ले ले। शहजादा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम की ये 15वीं सालगिरह एक और निस्बत से भी बेहद खास थी। इस खास दिन के मौके के ऊपर शहंशाह वक्त ने अपने हर दिल अजीज शहजादे की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी। वकील की इस बेटी का नाम था मुमताज महल। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम और मुमताज महल की शादी के दिन ही मोहब्बत परवान चढ़ना शुरू हो गई। उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जवान मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए अपना बोल बाला कर देने वाली है। इस मोहब्बत की मिसाल रहती दुनिया के लिए कायम रहने वाली है। इसके बाद अगले 10 सालों तक शहजादा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम मुख्तलिफ जंगों और मार्कों में मसरूफ रहा। शहजादे ने इन तमाम जंगों, इन तमाम मार्कों में फतूहात हासिल की। इन तमाम फतूहात से खुश होकर शहंशाह वक्त ने अपने हर दिल अजीज बेटे को एक लकब दिया। वो लकब था शाहजहां, जिसके मानी है दुनिया का बादशाह। ये वो वक्त था जब शाहजहां की टोटल बीवियों की तादाद 6 थी। शाहजहां की तमाम बीवियां आगरा फोर्ट के हरम में रहा करती थीं। अपनी 6 बीवियों में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज महल के साथ किया करते थे। यही वजह थी कि शाहजहां का सबसे ज्यादा वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरा करता था। वक्त गुजरता रहा और 4 सालों बाद यानी कि 1621 में मुगल शहंशाह चल बसे। उस वक्त तक शाहजहां पूरे बर्रे सगीर में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। इसके अलावा चूंकि शाहजहां अपने बाप का पसंदीदा और हर दिल अजीज बेटा भी था, तो 1628 में यानी कि अपने बाप के दुनिया से पर्दा करने के 7 सालों बाद मुगल एम्पायर का तख्तो-ताज शाहजहां के कब्जे में आ गया। तमाम मुगलिया सल्तनत अपने इस नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी। ये वो टाइम पीरियड था जब मुगलिया सल्तनत पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के भी कई इलाकों तक फैली हुई थी। इतनी बड़ी और वसी और अरीज सल्तनत के तमाम तर फैसले शाहजहां खुद किया करता था। ये अलग बात है कि उसकी हर दिल अजीज बीवी मुमताज महल उसको तमाम फैसलों में मशवरे जरूर दिया करती थी, वो भी पसे पर्दा रहकर। शाहजहां को भी तख्तो-ताज संभाले 1 साल का ही अरसा गुजरा था कि मुगल सल्तनत के ऊपर एक और हमला हो गया। दुश्मन के इस वार को रोकने के लिए शाहजहां खुद मैदान जंग में उतर गया। अगले 2 साल जंग चलती रही और शाहजहां ने बिल आखिर ये जंग भी जीत ली। शहंशाह शाहजहां की इस फतह के ऊपर पूरी मुगलिया सल्तनत में एक जश्न का समा था। लेकिन दोस्तों ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं चल सका। शाहजहां को शाही महल से खबर मिली और उसका और मुगलिया सल्तनत का सारा जश्न एक मातम में तब्दील हो गया। वो खबर ये थी कि मुमताज महल शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 17 जून 1631 को इस दुनिया से कूच कर गई। अपनी जान से प्यारी मलका की नागहानी मौत की ये खबर शाहजहां के ऊपर एक बिजली बनकर गिरी। तारीख हमें बताती है कि मुमताज महल के जाने का गम शाहजहां के लिए इतना बड़ा था कि वो गम के अंधेरों में जा गिरा। अपनी प्यारी बीवी की मौत की खबर सुनकर शाहजहां ने 8 दिनों तक ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इसके बाद कहा जाता है कि 2 सालों तक शाहजहां ने ना तो मौसीकी सुनी और ना ही किसी भी किस्म का कोई परफ्यूम या खुशबू इस्तेमाल की। कहा जाता है कि मरने से पहले मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसकी कब्र दुनिया के सबसे आलीशान मकबरे के अंदर बनाई जाए। शाहजहां को जब अपनी जान से प्यारी बीवी की इस आखिरी ख्वाहिश का पता चला तो उसने अपने आप से एक वादा कर लिया। वो वादा ये था कि वो अपनी तमाम तर दौलत और अपनी बाकी बची तमाम उम्र दुनिया का सबसे आलीशान मकबरा बनाने में लगा देगा। मुमताज महल के इस दुनिया से जाने के 6 महीनों बाद यानी कि 1632 में ताज महल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। पूरी मुगलिया सल्तनत से तकरीबन 20,000 के करीब मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को आगरा में जमा कर दिया गया। कहा जाता है कि ये तमाम लोग लश्करों की सूरत में आगरा पहुँचे और मुमताज महल की कब्र बनी यमुना दरिया के करीब। इस हिसाब से इस कब्र के ऊपर एक आलीशान मकबरा बनाना एक इंतहाई मुश्किल टास्क था। जैसा कि आप जानते हैं दरिया के किनारे की जमीन
काफी ज्यादा नरम या सॉफ्ट होती है। इस जगह के ऊपर जमीन में खुदाई करने का मतलब ये था कि दरिया के पानी का बहाव ताजमहल की बुनियादों की तरफ आकर उन्हें तबाह बर्बाद कर सकता था। इस मसले का हल मुगल इंजीनियर्स ने यह निकाला कि उन्होंने जमीन में कई कुओं को खोदना शुरू कर दिया। मजदूर इन तमाम कुओं को उस वक्त तक खोदते रहते जब तक नीचे से खुश्क जमीन ना निकल आती। उसके बाद इन तमाम कुओं को पत्थरों और गारों से भर दिया गया। इसके बाद इन तमाम कुओं के ऊपर पत्थरों के बने हुए बड़े बड़े कॉलम्स को तामीर किया गया। इस सारे काम में मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज का भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक इंतहाई शानदार साबित हुई। अब दरिया के किनारे मौजूद इस नर्म जमीन के ऊपर भी ताजमहल की फाउंडेशन फौलाद की तरह खड़ी थी। ताजमहल की फाउंडेशन तामीर करने के बाद मरहला आया इस आलीशान मकबरे के ओवरऑल डिजाइन का। कहा जाता है कि ताजमहल का पूरा डिजाइन शाहजहां ने अपने बाप, अपने दादा और अपने चचा के मकबरों से लिया। शाहजहां ने ताजमहल के मीनारों का डिजाइन उठाया अपने वालिद के मकबरे से। इसके बाद शाहजहां ने अपने दादा के मकबरे से ताजमहल की बिल्डिंग कोर का आइडिया उठाया। लास्ट में बादशाह वक्त ने अपने चचा के मकबरे से ताजमहल के गुंबद या डोम का आइडिया डिजाइन किया। इन तमाम आइडियाज को शाहजहां ने अपने जहन में कलेक्ट किया और उसके बाद शाहजहां ने खुद ताजमहल का ये इंतहाई शानदार डिजाइन पेपर पर उतार दिया। बिल्डिंग के ओवरऑल स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए मौके पर ही लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटों को बेक किया गया, यानी कि पकाया गया। ताजमहल की तामीर में शाहजहां शाही खजाने को पानी की तरह बहाए चले जा रहा था। कहा जाता है कि आगरा में उस वक्त ताजमहल की तामीर के लिए इस कदर मजदूर मौजूद था कि इनकी वजह से इर्द गिर्द के इलाकों में खुराक की किल्लत हो गई। मजदूरों की खुराक पूरी करने के लिए शाहजहां ने इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से अनाज और दीगर गल्ला आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की अनथक मेहनत के बाद बिल आखिर ताजमहल का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब मरहला था इस आलीशान मकबरे को संगे मरमर से सजाने का। सफेद रंग का ये मार्बल मंगवाया गया आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से। उसकी वजह यह है कि राजस्थान का मकराना मार्बल आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा फाइनेस्ट मार्बल के तौर पर देखा जाता है। इस मौके पर शाहजहां ने एक इंतहाई खास किस्म का हुक्म जारी किया। ये हुक्म ये था कि जब तक ताजमहल में संगे मरमर का इस्तेमाल होता रहेगा तब तक मकराना मार्बल किसी भी और शख्स को फरोख्त नहीं किया जाएगा। उस वक्त राजस्थान में जितना भी मकराना मार्बल तैयार किया जा रहा था वो सारे का सारा ताजमहल में ही लगाया जा रहा था। हजारों टन वजनी मार्बल की राजस्थान से आगरा की तरफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल का गुंबद भी एक इंतहाई डिफरेंट लेकिन शानदार तरीके से तामीर किया गया। आजकल के जदीद दौर में ऐसे गुंबद बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन 400 साल पहले इस गुंबद की तामीर के लिए इंजीनियर्स के पास सिवाय पत्थरों के कोई और शय मौजूद नहीं थी। स्टील स्ट्रक्चर का तो आप सोच भी नहीं सकते थे। 40 मीटर ऊंचे इस गुंबद को बनाने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज की जदीद आर्किटेक्चरिंग भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती। ताजमहल के आउटर स्ट्रक्चर की फिनिशिंग के लिए पीटराडूरा या परचनकारी आर्ट से डेकोरेट किया गया। इस आर्ट में संगमरमर को कीमती पत्थर के डिजाइन और शेप के हिसाब से तराशा जाता है। इसके बाद इस कीमती पत्थर को एक खास किस्म की ग्लू की मदद से संगमरमर के अंदर एडजस्ट किया जाता है। ये बात जहन में रखिएगा कि मार्बल को इंतहाई नफीस तरीके से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है। इस काम में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। ताजमहल की तज़ीनो आराइश के लिए जो ग्लू इस्तेमाल की गई दोस्तों वो भी कोई आम ग्लू नहीं। मौजूदा साइंसी दौर में इस ग्लू के ऊपर बेशुमार टेस्ट भी किए गए हैं और रिसर्चेस भी। ये तमाम टेस्ट और ये तमाम रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि ताजमहल की तज़ीनो आराइश में इस्तेमाल होने वाली ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर के पाउडर को मिक्स करके तैयार की जाती थी। आज के दौर में जब भी ताजमहल की रेनोवेशन या रेस्टोरेशन का काम किया जाता है तो यही ग्लू स्पेशल तैयार करके इस्तेमाल की जाती है। फन तामीर के शाहकार ताजमहल की खास बातों में से एक और खास बात ये है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपने रंगों को बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये मकबरा आपको ब्लैक
ब्लैक कलर का शेड देता है। सूरज के निकलने के फौरन बाद ये आपको येलो और पिंक कलर का शेड देता हुआ दिखाई देता है। भरी दोपहर में आपकी आंखों को ताजमहल मुकम्मल तौर पर व्हाइट कलर का नजर आएगा। इसके बाद जब वक्त आता है सूरज के गरूब होने का तो आपको पूरे का पूरा ताजमहल गोल्डन कलर का शेड देता हुआ नजर आएगा। 22 साल की तामीर के बाद 1654 यानी कि 1654 में ताजमहल मुकम्मल तौर पर तामीर कर दिया गया। इस मकबरे की तामीर के बाद शाहजहां का एक बेहद दरीना ख्वाब भी पूरा हो गया। इस आलीशान मकबरे का नाम भी शाहजहां ने अपनी हर दिल अजीज बीवी मुमताज महल के नाम पर ही रखा। मुमताज महल से इस मकबरे का नाम ताज महल में तब्दील हो गया। हर साल मुमताज महल की बरसी के मौके के ऊपर शाहजहां यमुना दरिया को पार करके ताज महल आया करते थे। शाही खानदान की इस मकबरे की तरफ आमद के लिए खास किस्म की खूबसूरत एंट्रेंस को तामीर किया गया। ये एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान के लिए महदूद थी। इस शाही एंट्रेंस की दीवारों के ऊपर भी इंतहाई दिलकश नक्शो निगारी का काम किया गया है। अब मामला ये था कि शाहजहां का ये इंतहाई दरीना लेकिन महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने मुगलिया सल्तनत को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया। ताजमहल की कंप्लीशन के वक्त शाही खजाना तकरीबन ना होने के बराबर था। ताजमहल के बनने के 4 सालों बाद यानी कि 1658 में शाहजहां और मुमताज महल के बेटे ने ही अपने बाप का तख्ता उलट दिया। अब मुगलिया सल्तनत की भाग दौड़ एक नए हुक्मरान के हाथ में आ चुकी थी। शाहजहां और मुमताज महल के अपने ही बेटे ने अपने बाप को आगरा फोर्ट में कैदी बना लिया। 30 साल तक मुगल सल्तनत की भाग दौड़ संभालने वाले शाहजहां को कैदी बनाने के बाद सिर्फ एक फैसिलिटी दी गई। ये खास फैसिलिटी ये थी कि जिस कमरे में शाहजहां को बतौर कैदी रखा गया था उस कमरे की खिड़की से वो ताज महल को हर रोज देख लिया करते थे। 8 साल तक शाहजहां आगरा फोर्ट के इस कमरे में बतौर कैदी अपनी जिंदगी गुजारते रहे। कहा जाता है कि वो हर रोज कई घंटों अपने कमरे की खिड़की से ताज महल को देखा करते थे। बिलाखिर 74 यानी कि 74 बरस की उम्र में शाहजहां ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। अब शहंशाह वक्त का दौर था अपनी हर दिल अजीज बीवी से अगले जहां में मिलने का। शाहजहां की कब्र भी ताज महल के अंदर मुमताज महल की कब्र के साथ ही बनाई गई। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाए। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल स्टूडियो 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर किसी इंतहाई हैरत अंगेज और मालूमाती टॉपिक और वीडियो के साथ। शुक्रिया।